सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो यार बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 276। तो आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग हाई प्रीस्ट से बात करने के लिए आया होता है, लेकिन वो उनसे ज्यादा बात किए बिना वहाँ से जाने लगता है। तभी जू फेंग के जाने से पहले हाई प्रीस्ट उसको उसके सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में बताते हैं, जिस वजह से जू फेंग भी काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है और उसके दिमाग में काफी सारी अजीब अजीब बातें चलने लगती हैं। अगर बाद में वो अपना मूड ठीक करके हाई प्रीस्ट से आगे बातें करने लगता है। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हाई प्रीस्ट जू फेंग से कहते हैं कि इस दुनिया में सभी लोगों का भविष्य पहले से ही लिखा गया हुआ है। हालांकि इनकी चॉइसेस अनगिनत हैं, लेकिन कुछ हार्डली इस दुनिया के संतुलन से बाहर होते हैं। मेरा विश्वास इस तत्व में एकदम दृढ़ था और मेरे पूर्वजों की आंखों से मैं लोगों के लिए एक सुरक्षित रास्ता बताने के लिए सक्षम था। लेकिन आज से 8 साल पहले कुछ तो ऐसा हुआ जिससे कि मेरा विश्वास टूट गया। इधर जू फेंग भी इसकी बात सुन कहता है कि हाई प्रीस्ट अपना शोक शांत करें, क्योंकि शायद इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका के विश्वास कभी भी एक बार ना टूटा हो। इधर जू फेंग की ये बात सुन हाई प्रीस्ट भी हंसते हुए से कहते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि मैं इस सब की वजह से निराश हूँ क्योंकि मैं जो कुछ भी जानता था वो उल्टा हो गया। तो शायद ऐसा हो सकता है, मगर लेकिन इन सब चीज से ज्यादा हैरान तो मैं सिर्फ एक चीज को लेकर के हुआ, क्योंकि मैं सोचता था कि हर एक जीवन इस दुनिया के नियमों से बंधा हुआ है, लेकिन जितना अधिक मैंने इस दुनिया को देखा, ये दुनिया उतनी ही अधिक सुस्त होती गई और यही कारण है कि हमारा यून क्लैन हमेशा शांति में ही बना रहा और कभी भी ये सत्ता के खेल में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन अब उस एक पल ने मेरी आंखें खोल दी, जिससे मुझे पता चला कि लिखा हुआ सब कुछ पत्थर की लकीर नहीं है और हेवन और अर्थ हमें बंधी बनाए हुए है, जबकि अभी भी हमें कोई रास्ता दिखा रहा है और जो कुछ भी बचा हुआ है वो हमारे लिए इसे खोजने के लिए है। तो अब इधर हाई प्रीस्ट जू फेंग को ये सब बता रहे होते हैं, जबकि दूसरी ओर जू फेंग उनकी ये सारी बातें सुनकर के काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि व्हाट द हेल, आखिर ये पुराना कोर्ट कितनी सारी बकवास किए जा रहा है। इधर हाई प्रीस्ट भी जू फेंग के एक्सप्रेशन देख उससे कहता है, स्टीवर्ट जू, मुझे नहीं लगता है कि आप भाग्यों के रहस्यों की तह तक जाने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए तब मैं आपको साफ साफ बोलूंगा। 8 सालों पहले तुमने ब्लू एक्सपेंस सिटी में गुइकी को मार डाला और तुम्हारा वो काम भाग्य में जो लिखा था उससे बिल्कुल अलग था। हालांकि उसकी नियति काफी सारे खतरों से भरी हुई थी, मगर उसकी लाइफ इतनी भी ज्यादा छोटी नहीं थी। तो इधर हाई प्रीस्ट की ये बात सुनकर के जू फेंग भी अपने मन में कहता है कि 8 साल पहले टियान्यू में मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था और उसने मुझे टियान्यू में काफी ज्यादा फेमस कर दिया, लेकिन भाग्य को डिफाइन करने के लिए उसको मारने से मेरे भाग्य का क्या लेना देना है। इधर जू फेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हाई प्रीस्ट चाय को बनाते हुए कहते हैं कि सभी मनुष्यों का भाग्य तारों से भरे आसमान की तरह इस दुनिया से जुड़ा हुआ है और उनमें से हर कोई ने अनदेखे नियमों और जटिल बातचीतों की वजह से एक दूसरे को छुआ है, क्योंकि हर किसी की अपनी खुद की इच्छा होती है और वो सभी अपने अपने जीवन में अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। लेकिन मृत्यु का रास्ता उस समय गुइकिंग के पॉइंट पर अस्तित्व में भी नहीं था। उसकी मौत तो 20 साल के बाद ग्रेट नेशनल अनरेस्ट में होने वाली थी। इसलिए जब मुझे इस बारे में पता चला तो उसकी मौत की खबर ने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया और तभी मैंने आसमान की ओर अपना रुख किया और उससे मैंने एक मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित पाया और जब मैंने उसके भविष्य की रेखाएं देखी तब मैंने पाया कि उसके भविष्य की तारे ही पूरी तरीके से उलझ गई हैं। इससे मैंने पाया कि वो उन बंधनों से बच निकला है जो कि उसे बांध करके रखते थे। उसके बाद मैंने पाया कि उसके हर एक कार्य ने उससे मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भी भाग्य बदल दिया है। उसके सामने उससे मिलने वाला स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कमजोर होता जा रहा है और कमजोर व्यक्ति स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जैसे कि डीमन आर्चर का रीइंकार्नेशन होता है। ये सब भी बिल्कुल उसी तरह है, वो सच में इस दुनिया को उल्टा कर देता है। जू फेंग भी हाई प्रीस्ट की ये सारी बातें सुन कहता है कि वेल हाई प्रीस्ट, जब आप डीमन आर्चर की बात कर रहे हैं तो आपका उसको मेंशन करने का मतलब कहीं मुझसे तो नहीं है ना। इधर जू फेंग की बात सुन हाई प्रीस्ट भी हंसते हुए कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि तुम किसी से भी बेहतर जानते हो? चाहे कितने लोगों के भाग्यों ने तुम्हारे रास्ते पर
पर एक अचानक और अकल्पनीय मोड़ लिया है। ब्लू क्लैन, जो कि एक वेस्ट थर्ड रेट का क्लैन था, वो अब 8 हाउसेस के हेड के रूप में अपने इस नए जन्म को एक्सपीरियंस कर रहा है। और अब अगर तुम खुद गुकुई को मारने के कारण नहीं होते तो ब्लू एक्सपेंस सिटी की जू क्लैन स्वॉर्ड मार्केस एब्रॉड के सामने कभी भी सरवाइव नहीं कर पाती और उनकी थर्ड मिस की लाइफ भी कठिनाइयों के साथ गुजर जाती। और ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को भी रीजन स्टेट के हाउस यूनिफिकेशन प्लान का पहला शिकार बनकर के उनमें मिल जाना तय था और उनकी शक्ति को बहुत मजबूत करते हुए सभी एक बड़ी सिविल वॉर में फंस जाते। वो सब बस एक खास पर्टिकुलर आदमी यानी कि तुम और एडिफिस लॉर्ड चू, तुम दोनों ने मौत के इस कगार को वापस कर दिया। इससे रीजन स्टेट की सारी योजना पूरी तरीके से विफल हो गई और ये चीज अभी भी इसी तरीके से जारी है। इधर जू फेंग बड़े ही गौर से हाई प्रीस्ट की ये सारी बातें सुनते हुए आगे कहता है कि क्या इसका मतलब ये सारी सराउंडिंग मेरे भाग्य को ही प्लान करने में थी। हाई प्रीस्ट कहते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरी आंखें अभी भी तुम्हारे आसपास के किसी भी भाग्य का कोई भी निशान दिखा नहीं पा रही हैं। ये सब बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम एक लंबे समय से भाग्य की बेड़ियों को तोड़ते हुए दो दुनियाओं के बीच में चल रहे हो। तो अब जू फेंग हाई प्रीस्ट की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये ओल्ड कोर्ट एक बात के बारे में तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में जीवन और मृत्यु की दुनियाओं के बीच में चल रहा हूँ। क्योंकि मैं अपनी इटर्नल स्टेज बॉडी को खो करके अपनी सोल से किसी दूसरे की बॉडी पर पोजेस करके यहाँ इस दुनिया में जी रहा हूँ। लेकिन ये कोई सचमुच का पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि वो फिर से शुरू करने के लिए तो मरा ही नहीं था। मगर लेकिन अब इस समय मैं उन सभी से अलग हूँ। डीमन एम्पर जू यी फैन ने अपनी सोल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है और ल्यू क्लैन का नौकर जू फेंग, जो कम कल्टीवेशन वाला व्यक्ति था, वो भी अब मर गया है। लेकिन फिर भी 9 सेरेनिटीज के मिस्टीरियस 9 सेरेनिटीज के सीक्रेट रिकॉर्ड्स की वजह से एक शरीर में रहने वाले इन 2 अजनबियों से इस नए व्यक्ति का फिर से जन्म हुआ है। अब जू फेंग आगे अपने मन में अभी भी कहता है कि इस दुनिया के कानूनों से ऊपर जिंदा और मरे हुए लोगों के बीच की इस पतली सी रेखा पर चलने वाला जीवन बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि हम दोनों तो पहले ही मर चुके थे, लेकिन एक साथ मिलकर के अभी भी हम लोग आधे जिंदा हैं। तो अब जू फेंग के इतना कहने के साथ ही हम ये वाले एपिसोड का यहाँ पे एंड करते हैं। इसकी आगे की स्टोरी अब आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और इसके नेक्स्ट आने वाले पार्ट को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।